हेलो फ्रेंड्स। आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर 1 स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जिनमें से पहला मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नंबर 2 स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन एरियाज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस कवर किए जाएंगे। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को एनालाइज किया जाएगा। नंबर 4 रोल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड फाइनली रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आइए ये जानें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किन किन एक्टिविटीज़ के साथ कंसर्न्ड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का संबंध किसी फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्लान और कंट्रोल करने के साथ है, ताकि उस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज in order to achieve the objectives of the firm. Financial management comprises forecasting, planning, organizing, directing, coordinating, and controlling of all activities relating to acquisition and application of financial resources of an undertaking in keeping with its financial objectives। यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एक्विजिशन और एप्लीकेशन को फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना एंड कंट्रोल करना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। याद रखने के लिए हम इसे एफ पी ओ डी सी सी से याद रख सकते हैं। F stands for forecasting, P stands for planning, O stands for organizing, D stands for directing, C stands for coordinating, and again C stands for controlling। आइए अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिटेल में समझें। बिजनेस को चलाने के लिए फर्म को कई तरह की रियल एसेट्स की ज़रूरत होती है। इन रियल एसेट्स में से कुछ एसेट्स टेंजिबल एसेट्स जैसे कि प्लांट, मशीन और बिल्डिंग, और कुछ एसेट्स इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज, ट्रेडमार्क्स और कॉपीराइट्स की फॉर्म में होती हैं। इन एसेट्स को खरीदने के लिए जो फंड्स चाहिए, फर्म उन फंड्स को इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स जैसी सिक्योरिटीज को बेचकर जमा करती है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स जैसी सिक्योरिटीज फाइनेंशियल मार्केट्स में बेची और खरीदी जाती हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में दो तरह की मार्केट्स शामिल हैं। पहली, कैपिटल मार्केट्स विच इज ए मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग, और दूसरी, मनी मार्केट्स विच इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग। आइए अब हम फंड्स को रेज करने और इन्वेस्ट करने के फंडामेंटल लॉजिक को समझें। सपोज हमारी कंपनी का नाम कंपनी एक्स है और एक और कंपनी, कंपनी वाई, इज कंसिडर्ड टू बी इक्वलेंट टू कंपनी एक्स इन टर्म्स ऑफ रिस्क। यानी इन्वेस्टर्स कंपनी वाई और कंपनी एक्स को इक्वलेंट मानते हैं फॉर द पर्पसेज ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर इन्वेस्टर्स कंपनी वाई में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें कंपनी वाई की एसेट से 15% की रेट ऑफ रिटर्न मिलती है। सो देयरफॉर इन इन्वेस्टर्स को कंपनी एक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करना हो तो कंपनी एक्स की एसेट्स मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 15% रेट ऑफ रिटर्न।
Hence, a firm's real assets need to produce enough return to satisfy the expectations of different stakeholders, and the expectations of different stakeholders are based on what they can earn on an equivalent alternative investment opportunity. फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन तरह के डिसीजंस लेने के साथ संबंधित है. नंबर वन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कंसर्न्ड विद कि फर्म किन एसेट्स को एक्वायर करे. नंबर टू, फाइनेंसिंग डिसीजंस. फाइनेंसिंग डिसीजंस आर कंसर्न्ड विद कि एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो फंड्स चाहिए, फर्म उन फंड्स को किन किन सोर्सेज से हासिल करे. एंड नंबर थ्री, डिविडेंड डिसीजंस. डिविडेंड डिसीजंस आर कंसर्न्ड विद कि एसेट्स से जो कैश फ्लोज प्रोड्यूस हुए, उन कैश फ्लोज में से कितने कैश फ्लोज और किस फॉर्म में शेयर होल्डर्स को वापस किए जाएं और कितने कैश फ्लोज फर्म में वापस री इन्वेस्ट कर दिए जाएं. आइए अब डिटेल में इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजंस को समझें. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंसर्न्ड है. नंबर वन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स दैट क्रिएट रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स. फॉर एग्जांपल, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना जिससे कि फर्म के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बढ़ जाएं. नंबर टू, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स दैट सेव कॉस्ट्स. फॉर एग्जांपल, एग्जिस्टिंग मशीन को कम कॉस्ट में चलने वाली नई मशीन से रिप्लेस करना. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स डिसाइड करना, कॉम्पोजिशन ऑफ टोटल एसेट्स डिसाइड करना, यानी टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन करंट एसेट्स और कितना पोर्शन फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए. देन विद इन फिक्स्ड एसेट्स किन किन फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स को मॉडिफाई, रिप्लेस या बेच देने के बारे में डिसीजन लेना. विद इन करंट एसेट्स, हर टाइप की करंट एसेट के ऑप्टिमल लेवल को डिसाइड करना और उसे मेंटेन करना इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. फाइनेंसिंग डिसीजंस फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम फाइनेंस रेज करने के साथ संबंधित हैं. फाइनेंसिंग डिसीजंस इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ऑप्टिमल मिक्स के बारे में डिसाइड करना. यह डिसाइड करना कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे किन किन सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स रेज किए जा सकते हैं. डिविडेंड डिसीजंस. डिविडेंड डिसीजंस आर कंसर्न्ड विद कि फर्म की एसेट्स को यूज करने से जो कैश फ्लोज प्रोड्यूस हुए, उनमें से कितने कैश फ्लोज और किस फॉर्म में शेयर होल्डर्स को वापस किए जाएं और कितने कैश फ्लोज फर्म में वापस री इन्वेस्ट कर दिए जाएं. डिविडेंड डिसीजंस इन्वॉल्व ये डिसाइड करना कि कितना और कब कब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाना चाहिए. शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कई फॉर्म में दिया जा सकता है, जैसे कि कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड या शेयर बायबैक. डिविडेंड डिसीजन इसके साथ भी कंसर्न्ड है कि शेयर होल्डर्स को किस फॉर्म में डिविडेंड दिया जाए ताकि शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिले. डिसीजन लेते वक्त हर फॉर्म ऑफ डिविडेंड के फायदे और नुकसान ध्यान में रखे जाएंगे. हर डिसीजन किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही लिया जाता है. जैसे कि हर डिसीजन किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही लिया जाता है, उसी तरह से किसी भी फर्म के फाइनेंशियल डिसीजंस को लेते वक्त कोई एक ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि बिना किसी उद्देश्य के यह अंधेरे में तीर चलाने के समान होगा. फॉर एग्जाम्पल, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के कई तरीकों से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं. इनमें से कई तरीके तो उचित हो सकते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करना,
नेट प्रेजेंट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, लेकिन कई तरीके बहुत बेतुके और अस्पष्ट हो सकते हैं, जैसे कि साइज ऑफ द फर्म को मैक्सिमाइज करना। ज्यादातर ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसी न किसी चीज को मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना ही होता है, जैसे कि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, या कॉस्ट को मिनिमाइज करना और रिस्क को मिनिमाइज करना। शेयर होल्डर्स फर्म के मालिक होते हैं। वह फर्म को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर मैनेजमेंट टीम को अपॉइंट करती है, जो कि डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो देयरफॉर मैनेजमेंट टीम को फर्म के ओनर्स दैट इज शेयर होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानकारी होना जरूरी है। कुछ लोगों का मानना है कि फर्म के ओनर्स का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, हालांकि अन्य लोगों का यह मानना है कि फर्म के ओनर्स का ऑब्जेक्टिव वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। आइए अब हम इन दोनों अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को एनालाइज करें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर केवल उन्हीं कार्यों को करेगा जो कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्पफुल होंगे। अक्सर अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने से बेटर माना गया है। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए टोटल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग के साथ डिवाइड किया जाता है। अर्निंग्स पर शेयर को प्रॉफिट से बेहतर क्यों माना जाता है, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी की एग्जिस्टिंग टोटल अर्निंग्स आर इक्वल टू 1 लाख, एग्जिस्टिंग टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग आर इक्वल टू 10,000। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज। एग्जिस्टिंग अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, सो 1 lakh डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 10। टोटल प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए यह कंपनी 5,000 इक्विटी शेयर्स इशू करके 50,000 रुपीज रेज करती है। देन ये कंपनी इन 50,000 रुपीज को 10% रेट ऑफ रिटर्न पर इन्वेस्ट कर देती है, which gives 5,000 rupees as new return. So, the total earnings of the company rises from 1 lakh rupees to 1 lakh 5,000, and the total number of equity shares outstanding rises from 10,000 to 15,000. But new earning per share of the company falls from 10 rupees per share to 7 rupees per share. So therefore, ये कंपनी टोटल प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में तो सक्सेसफुल हुई, लेकिन बाय डूइंग सो द अर्निंग्स पर शेयर फॉल्स फ्रॉम 10 rupees to 7 rupees, which is not good from the point of view of shareholders. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या अर्निंग्स पर शेयर मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कई तरह की लिमिटेशंस का शिकार है। सबसे पहले तो ये ही नहीं क्लियर कि हम किस तरह के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहे हैं। इज इट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और इज इट प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स? इज इट प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स और इज इट प्रॉफिट अवेलेबल टू ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स? इसके अलावा जो लिमिटेशंस हैं, उनमें सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट्स पर तो फोकस्ड है, पर यह ऑब्जेक्टिव उन प्रॉफिट्स की टाइमिंग को इग्नोर करता है। शेयर होल्डर्स को रिटर्न आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स मिलती है। यदि हम अर्निंग्स पर शेयर मैक्सिमाइज करने के बारे में बात करें, तो हायर अर्निंग पर शेयर का मतलब जरूरी नहीं कि हायर डिविडेंड्स भी हो। नंबर टू, हायर अर्निंग्स पर शेयर कई उन एक्टिविटीज से भी अचीव की जा सकती है जो कि इवेंचुअली शेयर होल्डर्स के हक में नहीं होंगी। जैसे कि हायर अर्निंग पर शेयर
कोई ज़रूरी एक्सपेंडिचर जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में कटौती कर कर भी लाया जा सकता है। सिमिलरली, अर्न्ड प्रॉफिट्स उस फर्म के शेयर होल्डर्स की संपत्ति होती है। यदि वह फर्म उन प्रॉफिट्स के किसी हिस्से को शेयर होल्डर्स की मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को इग्नोर करते हुए उससे कम रेट ऑफ रिटर्न पर री इन्वेस्ट कर दे, तो ऑल्दो अर्निंग पर शेयर तो इंक्रीज होगी, but since the minimum required rate of return has not been earned on such an investment, ऐसी इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में नहीं होगी। अर्निंग्स पर शेयर मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रिस्क को भी इग्नोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, दो प्रोजेक्ट से सेम अर्निंग पर शेयर तो मिल सकती हैं, लेकिन यदि एक प्रोजेक्ट में दूसरे से अधिक रिस्क हो तो ऐसा प्रोजेक्ट शेयर की मार्केट प्राइस पे बुरा प्रभाव डाल सकता है। नंबर 4, अर्निंग्स पर शेयर मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट पर आधारित है, और जैसे कि हम सब जानते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को चालाकी से तोड़ मरोड़ कर भी दिखाया जा सकता है। एक अन्य स्कूल ऑफ थॉट का ये मानना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर केवल उन्हीं कार्यों को करेगा जो शेयर होल्डर्स की संपत्ति को बढ़ाने में मदद करेंगे। मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ का मतलब इक्विटी शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस को बढ़ाना भी कहा जा सकता है। किसी फर्म के इक्विटी शेयर की करंट मार्केट प्राइस को इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि नंबर 1, इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस लाखों करोड़ों बायर्स और सेलर्स की जजमेंट का रिजल्ट होता है। नंबर 2, किसी फर्म के इक्विटी शेयर की करंट मार्केट प्राइस उस फर्म की करंट अर्निंग्स, उस फर्म की फ्यूचर अर्निंग्स, उस फर्म की डिविडेंड पॉलिसी और ऐसे कई अन्य फैक्टर्स का रिजल्ट होती है। इसलिए इक्विटी शेयर की करंट मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज करना अर्निंग्स पर शेयर को मैक्सिमाइज करने से बेहतर ऑब्जेक्टिव माना जा सकता है। आइए अब हम फाइनेंशियल मैनेजर के रोल को समझें। छोटी फर्मों में फाइनेंस फंक्शन आमतौर पर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, पर जैसे जैसे फर्म बढ़ती है, फाइनेंस फंक्शन एक अलग डिपार्टमेंट के तौर पर विकसित होता है। यह डिपार्टमेंट कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के थ्रू कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ लिंक्ड होता है। फर्म के ट्रेजरर और कंट्रोलर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के अंडर काम करते हैं। ट्रेजरर आमतौर पर फर्म की फाइनेंशियल एक्टिविटीज जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग, फंड्स रेजिंग, मेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैनेजिंग कैश, मैनेजिंग क्रेडिट और मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार होता है। कंट्रोलर आमतौर पर फर्म की अकाउंटिंग एक्टिविटीज जैसे कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग, टैक्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। फर्म को जो फंड्स चाहिए वह कई सोर्सेज से हासिल किए जा सकते हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, मर्चेंट बैंक्स, इंश्योरेंस फर्म्स, पेंशन फंड्स, गवर्नमेंट्स, अदर फर्म्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। इन सभी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को दो तरह की फाइनेंशियल मार्केट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है: कैपिटल मार्केट्स, मार्केट्स फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, एंड मनी मार्केट्स विच आर मार्केट्स फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। फर्म का सीएफओ इन फाइनेंशियल मार्केट से रिक्वायर्ड फंड्स रेज करेगा और उन्हें इन्वेस्ट करेगा इन फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स ऑफ ए फर्म। इन फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स से प्रोड्यूस होने वाले नेट पॉजिटिव कैश फ्लोज को ईदर फर्म के अंदर री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा या इन्हें बाय वे ऑफ रीपेमेंट्स जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड्स डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। So therefore, the role of a financial manager is that of an intermediary between financial markets and the firm. Financial accounting is concerned with identifying and recording financial transactions in books of account, then classifying those transactions in the form of different accounts, summarizing those transactions in the form of profit and loss account, balance sheet, cash flow statement,
and then analyzing those transactions with the help of tools and techniques such as ratio analysis, trend analysis, etc. On the other hand, management accounting is concerned with providing relevant information to the management for the purposes of helping them to make wise decisions. फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अक्सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि फाइनेंशियल मैनेजर्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की समझ होना ज़रूरी है। असल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डिफरेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ फ्यूचरिस्टिक जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ हिस्टोरिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फ्यूचर के रिगार्डिंग डिसीजंस लेते हैं जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी अकर हो चुकी हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैश फ्लोज पर आधारित है जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर आधारित है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजंस लेते वक्त कैश फ्लोज के ऊपर फोकस किया जाता है जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर डिसीजंस लेते वक्त प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट is concerned with raising funds, investing those funds to earn a rate of return that can satisfy the expectations of different stakeholders. Whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल मैनेजमेंट को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ रिलेटेड है सो दैट टॉप मैनेजमेंट कैन मेक वाइज डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन। इन डिफरेंसेस के बावजूद फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से बड़े पैमाने पर मदद लेता है।